So today we are now going to start the new chapter मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड है ना। और इस चैप्टर में काफ़ी स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, लेकिन चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर लगेंगे और चैप्टर भी आराम से खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। चैप्टर का नाम है इसमें 2-4 स्ट्रेस की, बट यू विल सी कि हाँ बहुत सिंपल वाला स्ट्रेस है, इसमें मुश्किल वाला स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। वेल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आज जो है आपसे 1-2 बात अगर मैं करना चाहूँ तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक मेरे पास रबर बैंड है, मैंने उसको खींचा तो आराम से खिंच गई, और वहीं पे एक स्टील की बॉल है, अगर मैंने उसको खींचा तो स्टील की बॉल नहीं खींचेगी। तो ज़्यादा इलास्टिक कौन है? रबर। लेकिन आज ये फंडा सब गलत हो जाएगा। रबर इज नो मोर इलास्टिक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आज से आपके लिए ज़्यादा इलास्टिक रहने वाला है, वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? स्टील इज मोर इलास्टिक। अब क्यों होता है, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। वो कह रही है मेरे पास मॉडल है, स्टील खींच के दिखा तो मान जाऊंगी, क्योंकि तुमने आज तक एक ही तरीका पढ़ा है कि अगर जो खिंच जाए वो इलास्टिक, ना खिंचे वो इलास्टिक। लेकिन आज हम लोग कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ जो डिफाइन करेंगे इलास्टिक के लिए क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड एक ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म आसानी से नहीं हो सकती है। इसका रीज़न क्या होता है तो आपको पता है कि हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं। वह डिफॉर्मिंग फोर्स ना आने की वजह का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर आप कोई फोर्स लगाते हो उसकी वजह से उसका शेप चेंज ना आने का एक कारण हमारी एनसीईआरटी या मेजॉरिटी बुक्स आपको एक मॉडल बताती हैं जिसका नाम है उसका स्प्रिंग बॉल मॉडल। क्या बोलती हैं कि मतलब ऐसे मान के चलिए यहाँ पे हर जगह पर तो इसके स्प्रिंग लगी हुई है, गद्दा जैसा। हाँ गद्दा मान ले, कुछ मान ले, मतलब हर जगह पर इसके जो है क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है। अब इस स्प्रिंग से क्या होता है, देखो स्प्रिंग का मैंने आपको एक चीज़ बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर आप उसे दबाओगे या उसे खींचोगे तो उसमें क्या कहानी हो सकती है। उसमें 2 ही कहानियाँ होंगी। आप खींच इतना खींच सकते हो लेकिन वो वापस से अपनी शेप रिगेन कर लेगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास एक उसको पीछे लेकर जाता है। ये हमने स्प्रिंग कांस्टेंट वाले केस में पढ़ा था। बट अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट हटा दूँ तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी तो पता है, अगर हम लोग दबाएंगे तो वापस उसमें वापस आ जाएगा और खींचेंगे तो भी वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि सॉलिड का जो मॉडल है वो कोई एक स्प्रिंग बॉल मॉडल की तरह है, जिसमें आप अगर दबाओगे तो भी वो वापस रिगेन कर लेता है और खींचोगे तो भी आप वो रिगेन कर लेता है। तो ये स्प्रिंग बॉल मॉडल। अब यहाँ पर हमारे पास जो आपसे पूछा जाता है वो एक छोटा सा ग्राफ पूछा जाता है। एक्चुअल में कोई भी चीज़ स्टेबल कब होती है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे कम, यानी कि नेगेटिव जितना रहेगी कितना स्टेबल रहने वाली, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ प्लॉट होता है बेटा, जहाँ पर आप लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर मैं किसी एक सॉलिड बॉडी के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसके आर का ग्राफ प्लॉट करूँगा तो मेरे पास बेटा ये पॉइंट कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास सबसे लोअर कहाँ पर है, यहाँ पर है लोअर एनर्जी। इस पॉइंट को मैं, ये वाला जो पॉइंट है क्या है मेरे पास बेसिकली आर नॉट, राइट, इधर से। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी सबसे कम है, यानी कि बॉडी स्टेबल सबसे ज़्यादा है, बॉडी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बेटा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, आइए चेक करते हैं। एक्चुअली मान के चलिए कि मेरे पास कोई भी एक सॉलिड है, मेरे पास कोई भी एक सॉलिड है और उस सॉलिड को मैंने कंप्रेस करने की कोशिश करी। भाई ये नहीं कर देंगे क्या करूं? भाई कुछ चल रहा है। कबूतर है, क्या करेंगे, वो जो करना है वो कर लेंगे, तू अपना कर, तो पढ़ ले। मतलब खैर कहने का मतलब क्या है कि मैंने इसको कंप्रेस करने की कोशिश करी, राइट। अब कंप्रेस करते समय बेटा वो कंप्रेस होगा लेकिन वापस से अपनी शेप रिगेन कर लेगा। मैंने उसे खींचने की कोशिश करी तो शायद खींचेगा बट वापस से अपनी शेप रिगेन कर लेगा। ऐसा क्यों हुआ ये देखते हैं। ये उसकी मैक्सिमम स्टेबल वाली पोजीशन थी। जब मैंने उसे खींचा तो बेटा वो इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, यानी कि आपने इसको ऐसे खींचने की कोशिश करी। तो जब वो आप खींचोगे तो उसके बाद बॉडी क्या चाहेगी, आप उसे छोड़ दोगे, वापस आना चाहिए तो वापस से इस शेप में आएगा। चलो सर ठीक है, आप यार खींचने का केस तो समझ में आ गया, लेकिन जब हम लोग इसे कंप्रेस करेंगे कि आर नॉट कम कर रहे हैं तभी वापस रिगेन क्यों करता है, तो आप ऐसे समझिए कि अंदर आपके मॉलिक्यूल्स भी हैं, भाई किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब उसके यहाँ पर आप लोग न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके आउटर मोस्ट है, जैसे भी तो सबकी चीज के अंदर फंडा है तो सबका होने वाला है। जब आप उसे कंप्रेस कर रहे हो बेसिकली किसी सॉलिड को, तो आप क्या कर रहे हो, इन मॉलिक्यूल्स को पास पास लेकर आ रहे हो। तो पास पास लाने की वजह से एक मैक्सिमम लिमिट तक तो पास आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जाएंगे इसमें कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
कि मतलब एक क्लोजेस्ट अप्रोच तक ही जा सकते हैं, उसके बाद तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा। आप उस रिपल्शन फोर्स को तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप उसे भी तोड़ दो, तो इसलिए वो बस मैक्सिमम वहीं जाएंगे और जैसे आपने फोर्स लगाया वापस वहीं पे आ जाएगा। ये कहानी थी बॉडी के अंदर से जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और ये वाली कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अभी पढ़ेंगे अभी स्ट्रेस टाइप्स, इसमें जब आप उसे खींच रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। अब आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हमारा टॉपिक आएगा वर्ड, वो हमारे पास आएगा स्ट्रेस। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्ट्रेस, स्ट्रेस किसको कहते हैं और स्ट्रेस से हमारे पास क्या मतलब रहता है। आइए इस चीज को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। बेटा स्ट्रेस किसी भी बॉडी पर आप कितना फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोला मैंने, स्ट्रेस इज नॉर्मल जनरली डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। किसी भी बॉडी में स्ट्रेस के आने की वजह से एक नई चीज का और जनरेशन हो जाता है जिसका नाम है स्ट्रेन। तो आपसे पूछेगा कि स्ट्रेन क्या है, तो रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेन, यानी कि अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ रहा है उसकी वजह से हमारे पास क्या आ सकता है, स्ट्रेन भी आ सकता है। हाँ जी, तो प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क क्या? अभी आएगा, 2 मिनट रुक जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास बेसिकली स्ट्रेस, देखो नापने की क्वांटिटी है बेटा, ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहता है। ठीक है, तो जब आपको वहां पे डायमेंशन क्वेश्चन करते हैं आगे कौन सी चीज का डायमेंशन सेम रहता है तो उसमें स्ट्रेस और वो आता है, तो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे अभी, तो मैं इसलिए मना करता। तो स्ट्रेस जो हमारे पास है बेसिकली सॉलिड बॉडीज के लिए जनरली जो इस चैप्टर में रखा गया है बेटा, और जो आपका प्रेशर है वो आपका गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड किसी पे भी लग सकता है, उसमें कोई डिफाइन नहीं। राइट, ओके। सो यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आपके पास फोर्स अपॉन एरिया आ चुका है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया से हमारे पास स्ट्रेस आ गया, और मैंने कहा कि स्ट्रेन क्या है, तो रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेन, रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेन। तो अब स्ट्रेन क्या होगा बेटा, स्ट्रेन एक डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं। वैसे तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो डिफॉर्मिटी होती है स्ट्रेन, तो एक डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या डिफॉर्मिंग फोर्स है, फोर्स यहां पर यूज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं। आपने किसी एक बॉडी को खींचा, आपने किसी एक बॉडी को खींचा तो वो बॉडी तनाव में आ गई है, और उस तनाव को हम लोग क्या अलग बोलेंगे, स्ट्रेस। तो उस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो आपके पास क्या होगा, कितनी आपने फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया, तो वो स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपके पास, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। अब ये स्ट्रेस जो खींचने से लगते हैं इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया बेटा, यानी कि जब आप एक बॉडी में कोई खिंचाव का काम कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं तो उस समय पर जो डेवलप स्ट्रेस होगी उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपके पास 2 टाइप की होती है। अगर आप बॉडी को खींच रहे हैं तो उस समय पर डेवलप होने वाली स्ट्रेस आप लोगों की टेंसाइल स्ट्रेस रहती है, और अगर आप किसी बॉडी को दबा रहे हैं तो उस समय पर जो स्ट्रेस आता है वो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता पड़ता है कि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो तरीके का, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए आपके पास यहाँ पर कोई एक सपोर्ट थी और यहाँ पर आपकी एक रॉड लटक रही थी, आपने इसको खींचा, आपने इस तरफ फोर्स लगाया, तो ये वाला जो है स्ट्रेस तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही रहने वाला है, क्योंकि अलोंग द लेंथ जो चीज चेंज जो स्ट्रेस आएगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस व्हिच एक्ट्स अलोंग द लेंथ, जो लेंथ के अलोंग एक्ट कर रहा है वो हमारा स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जैसे ही आपने इसको खींचा तो इसमें जो स्ट्रेस ये इसके लेंथ खींच रहे हो तो इसमें जो स्ट्रेस पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। और जब आप इसे ऐसे पुश करोगे तो इसमें जो स्ट्रेस पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। राइट, इतना क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले टॉपिक पर जिसका नाम था मेरे पास स्ट्रेन। अब बेटा इस बॉडी की या इस रॉड की आपके पास मान के चलिए लेंथ L थी, इस रॉड की आपके पास लेंथ क्या थी, L थी। अब इस L लेंथ पर जब आपने एक फोर्स लगाया
तो मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत ही छोटा सा इस रॉड के अंदर एक्सटेंशन हो गया। क्या हो गया? बहुत ही छोटा सा एक्सटेंशन हो गया। कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है, मुझे मतलब अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो शायद कंप्रेशन हो गया, नीचे करा तो मैंने खींच दिया। तो उस फोर्स के लगाने की वजह से यहाँ पर हल्का सा डिफॉर्मेशन आ गया है और यहाँ पर लेंथ में हल्की सी चेंज आ गई है। लेट्स से कि वो चेंज जब मैंने इसको खींचा ये इतना सा बढ़ गया और ये डेल्टा एल मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास चेंज इन लेंथ क्या हुई है बेटा? आपके पास चेंज इन लेंथ टू रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अगर मैं इसको फॉर्म में लिखता हूं तो डेल्टा एल बाय एल यही आपके पास क्या होता है बेटा? स्ट्रेन। आप लोगों ने डायमेंशन में पढ़ा होगा कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी का नाम स्ट्रेन बहुत सुना होगा। वो ऐसे ही देखो, बेसिकली ये डायमेंशन कैसे आ सकती है? लेंथ की यूनिट भी हमारे पास मीटर, इसकी मीटर, बेशक छोटा एल है, यूनिट तो मीटर ही होगी ना, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि डायमेंशन लेस है, मान के क्या चलते हैं, होता है डायमेंशन लेस है। तो व्हाट इज स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ चेंज टू ओरिजिनल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेंथ में आए, अभी हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे स्ट्रेन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेन क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, बट अगर डिफाइन करना हो द रेशियो ऑफ चेंज टू ओरिजिनल इज कॉल्ड स्ट्रेन, है ना। अब ये लेंथ में हो गया तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेस अगर लेंथ की टर्म्स में आ गया तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं। अब हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बाद, मिटा दो इसको, जो अगला स्ट्रेस आता है वो आता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन सा आता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इसमें कहानी तो वही है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आप लोगों के पास क्या चेंज होगा। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड है। बेसिकली ये स्ट्रेस जनरली तब अराइज होता है जब पानी के अंदर की सारी कहानी लगाते हैं। अगर आपने किसी भी एक बीकर के अंदर आपने अगर एक पानी से भरा हुआ बीकर था हमारे पास और यहाँ पर आपने बॉल डाली है। अब आपको पता है इस बॉल पर एक जो परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल ऐड कर रहा होगा, बाहर से, इधर से, ऊपर से, नीचे से, आए से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऐड कर रहा हो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसकी वजह से फोर्स किस तरफ पुश कर रहा है? उसको सब जगह से अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये वाला स्ट्रेस हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वो कैसे था? फोर्स एक्टिंग पर, वो भी वही था वो भी F बाई ए, ये भी F बाई ए है, लेकिन वो किस केस में था? लेंथ या सॉलिड बॉडी के लिए। पानी के अंदर जब वो चीज आ जाएगी तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल देंगे। गैस तो कहाँ आएगा? गैस तो ये गैस प्रेशर मारते कि किसी बॉडी के ऊपर नहीं आ रही ना। वो आप चाह रहे हो कि यहाँ पे हवा में पंखा लटका दो, उससे तो नहीं हो पाएगा। पर हाँ केस करा दूंगा मैं, वो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, वो मैं करा दूंगा जब आपको आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके टाइप्स में भी वो भी करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे बेटा फोर्स जो लग रहा है वो किस से लग रहा था? लिक्विड की वजह से। अब यहाँ पर एक चीज देखिए बेटा, जब भी ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, है कि? देखो स्ट्रेस तो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया आ ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। लेकिन अब जब आपने इसमें फोर्स लगाया तो इसकी वजह से एक स्ट्रेन भी आएगा। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम पता पड़ गया ना कैसे होगा? भाई पहले इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा होगा, लेकिन जब इसे डाल दिया होगा तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि हर तरफ से फोर्स लग रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम टू दैट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? चेंज इन वॉल्यूम टू दैट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? भाई पहले जो था उसका वॉल्यूम निकाल लेना, अब इस वाले का वॉल्यूम निकाल लेना, दोनों में से माइनस कर देना, वो चेंज इन वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम अपॉन पुराने वाले का वॉल्यूम मत रखना, सुनो ध्यान से। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का रेशियो रखना है हमें। कहीं आप इस नए वाले का वॉल्यूम अपॉन पुराने वाले का वॉल्यूम रख दो, गलत हो जाएगा। भाई पुराना अगर बॉल इतनी बड़ी थी और दूसरी इतनी होगी, चेंज तो ये है ना, ये आपको रखना है, चेंज अपॉन में ओरिजिनल। समझ में आया? ये छोटी मोटी कहानी किसकी रहती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रहती है। हाँ, जो भी उसके अंदर बॉडी रखी होगी। अच्छा, इससे आपको जो है एक चीज यहां पर देखने को मिली, इसे बॉल नहीं, कोई एक बॉक्स है उसका ही कहानी तो ये आएगी ना सब में, पानी का नहीं, पानी का नहीं, जो बॉडी है उसका लेंगे हम लोग बॉडी, ठीक है। इसमें भी कहानी चाहिए होगी, लेकिन इसकी एक खासियत है भैया जी। खासियत क्या है कि
ये इधर प्रेशर डाला तो छोटा कर देगा। ये वॉल्यूम तो बदल देता है लेकिन शेप कभी नहीं बदलता। यानी कि अगर सर्कुलर वाली बॉडी होगी तो हमेशा वो छोटी होकर सर्कुलर ही बनेगी, शेप वगैरह चेंज नहीं करता। तो जो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है इसको हम बल्क स्ट्रेस ही बोलेंगे, ठीक है। इसके केस में आपका वॉल्यूम चेंज तो होता है लेकिन आप लोगों का शेप चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? इक्वल साइड से लग रहा है। यस, शेप चेंज बिल्कुल इक्वल ही है। तो शेप कैसे चेंज आएगा? जब इतना सब कुछ सेम लगेगा तो वो उसी को ही छोटा करेगा बस, तो शेप तो वही रहेगी लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया। आपने देखे छोटा हो गया ना, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। नीचे हो तो बिल्कुल नीचे होगा तो नीचे वाले लगेगा, फिर थोड़ा केस उल्टा हो जाएगा। पर उसमें एक कंडीशन रही करेंगे क्योंकि नीचे वाला फोर्स खत्म हो जाएगा। ये हम लोग तब करेंगे जब बिल्कुल नीचे का जब फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। टेंशन ना लीजिए, आगे चल सकते हैं। टेंशन जाएगा, टेंशन लेना। हाँ अभी तो स्ट्रेस कर रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? कितना गंदा जोक मार रही है। ये तो मैं मारता था। मैं तो हंसता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, और क्या। अच्छा अब देखते हैं अगला स्ट्रेस, एक और स्ट्रेस पढ़ते हैं, शियर स्ट्रेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शियर स्ट्रेस। अब ये वाला स्ट्रेस कैसे होगा? तो बेटा इस स्ट्रेस को समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि इस बार हमारे पास वॉल्यूम वगैरह तो चेंज नहीं होने वाला पर शेप चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? मान के चलिए आपके पास ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब को आप टेंजेंशियल एक फोर्स लगाकर खींचते हैं पर यूनिट दिस एरिया पे, ये वाला एरिया लिया जाएगा जिस पे फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया ये वाला लिया जाएगा। जब आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस पे, इसको इस तरफ से खींचा तो ये बॉडी यहाँ की तो यहीं पर आएगी लेकिन ये हल्की सी ऊपर से जो है ऐसे डिफॉर्म हो जाएगी, तो ये बॉडी हमारे पास कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगी और ये इसमें थोड़ा सा फाई एंगल से शिफ्ट हो जाएगा। भाई कहने का मतलब आप नहीं समझे तो ऐसे समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास एक किताब है, ठीक है, अब ये यहाँ पर ये था, अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये वाला ये शिफ्ट है, तो ये वाला ये शिफ्ट हुआ है, ये फाई एंगल का ये वाला शिफ्ट है और ये जो लेंथ है इसको आप मेजर कर लेना। तो जो आपके पास बेसिकली ये वाले जो लेंथ थी ये तो हमारे पास क्या थी? L मान के चल लेता हूं भाई, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब क्या जो फोर्स अपॉन एरिया लगेगा F आपने कौन सा लगाया? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पर यूनिट एरिया पे जब एक्ट करता है उसकी वजह से आने वाले स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोला मैंने? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया के आने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस का नाम शियर स्ट्रेस होता है बेटा, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस जब आपने फोर्स लगाया, एरिया इस बार ये वाला लेंगे कि इस एरिया पे आपने फोर्स लगाया है ना, तो वही वाला एरिया लेंगे जहां पे आपने फोर्स लगाया है, राइट। भाई वॉल्यूम केस में हम लोग पूरा एरिया ले रहे थे उसका क्योंकि सारे फोर्स हर जगह से लग रही थी। लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में हम लोग नीचे का ये वाला एरिया ले रहे थे जहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे थे, तो पाई आर स्क्वायर लेंगे ऐसे केस में। तो ऐसे इस बार जो एरिया लेंगे वो सिर्फ ये वाला लेंगे, राइट। समझ में आता है? अब यहां पर आप लोगों से स्ट्रेन पूछूंगा तो मैंने मान के चला कि भाई ये वाला जो फोर्स लगाने की वजह से डिफॉर्मिटी आई ये एक्स हो गई या डेल्टा एक्स छोटा सा चेंज हुआ, वो तो मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि इससे अब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग अगर किसी सॉलिड पे लगा रहे हो, अभी तो मैंने आपको बस करके दिखा दिया ना। पर अभी जो बुक थी हमारी, इसी बुक को मैं कहूँ कि तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया, अब देख लो कुछ हो रहा है क्या? तुम्हारे नजर से कुछ नहीं हो रहा ना, पर मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ इधर, वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए इतना पूरा मोड़ दिया कि तुम्हें फाई दिख जाए, बट हो थोड़ी रहा है यहाँ पे। ऐसे में लगा तो अब भी रहा हूँ फोर्स, लेकिन हो तो अभी तो नहीं रहा ना कुछ भी। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब अगर हो रहा है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, उसको मैंने डेल्टा एक्स मान लिया। तो जो मेरे पास इस बार फाई आएगा वो क्या आएगा? चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ। ये मेरे पास कौन सा आएगा? शियर स्ट्रेन। क्या आ जाएगा बेटा इस बार मेरे पास? ये शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन वही है, चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल। देखो कहानी सब में वही है। स्ट्रेन का मतलब क्या होने वाला है हमारे पास? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस का मतलब क्या आने वाला है हमारे पास? फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वो हमारे पास क्या होने वाला है? स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या रहने वाला है? स्ट्रेन। अब एक चीज आती है, ये शियर स्ट्रेन है बेटे। अब फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल, फाई एंगल। अब यहां पर मेरे पास एक चीज आती है जहर। जहर का रेशियो मतलब पॉइजन रेशियो।
क्या आने वाला है? पॉइजन्स रेशियो। अब देखिए कहां से होता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक ऐसा कोई शेप का सिलेंडर ले लिया, मान के चलो सिलेंडर ले लिया, कोई रॉड ले ली जो सिलेंडर, राइट, इसको मैंने यहां से ऐसे फिक्स कर रखा, मैं इस पे इधर फोर्स लगा रहा हूं, नीचे खींचूंगा तो क्या होगा? एलोंगेशन होगा उसमें, तो ये रॉड जो है एलोंगेट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं एलोंगेशन देखूंगा तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये रॉड एलोंगेट होगी, खींच रहा हूं, हाँ और क्या, डायमीटर में चेंज आ रहा है। एग्जैक्टली ये तो नोटिस करना था कि अगर मैं इसको यहां से खींच रहा हूं तो इस बात का मतलब ये है कि सर हाँ ये लेंथ तो बढ़ती है, बट इसके लेंथ के बढ़ने की वजह से लेटरल वाली साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कहानी भी यही है, कहानी भी यही है। यानी कि अगर इसमें स्ट्रेन पड़ रहा है तो दो जगह से पड़ रहा है, एक तो लेंथ पर भी पड़ रहा है, एक रेडियस पर ही पड़ रहा है इसकी। तो अगर ये रेडियस r थी तो यहाँ पे चेंज हुई होगी, वो डेल्टा r हो जाएगी। और लेंथ तो बढ़ रही है, लॉन्गिट्यूडनल वाली स्ट्रेन की वजह से लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन लेटरल वाले स्ट्रेन की वजह से रेडियस घट रहा है। लेटरल स्ट्रेन कौन सा? जब मैं परपेंडिकुलर इस पे मार रहा हूं, ये लेटरल स्ट्रेन होगा। भाई अगर मैं इसमें से खींचूंगा, रेडियस तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो ये वाली जो स्ट्रेन है कौन सी है? लेटरल स्ट्रेन। और खींचने वाली जो स्ट्रेस है वो कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस तो खींच रहा हूं बट उसमें जो चेंज आ रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। सो मैं कह सकता हूं पॉइजन्स रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain to that of किसका बेटा? longitudinal strain। यानी कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की रेशियो को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक पॉइजन्स रेशियो, जिसको आप किसी भी नाम दे दो, सिग्मा दिया रहता है, कहीं जो भी आप नाम दे रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, अब जब ये घटेगा तो मैंने कहा डेल्टा आर, चेंज इन रेडियस होगा उसका डेल्टा आर, अपॉन में जो उसका आर रहा होगा, राइट, अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है कि डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल, तो आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाय एल इंटू आर टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आपको माइनस ही मिल जाएगा। माइनस का मतलब क्या रहेगा बेटा? ये आर डिक्रीज हो रहा है। माइनस का क्या बताना चाह रहा है? मतलब आर डिक्रीज हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो माइनस अगर आ रहा है तो इसमें हम माइनस लगाते हैं। ये तो एक्सपेंड हो रहा था तो पॉजिटिव हो जाएगी, बट रेडियस क्या हो रही है? हम लोग साइड से हम जो लगा रहे हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और रेडियस से कॉन्ट्रैक्ट होने के डेल्टा आर अपॉन आर जो हो रहा है वो हमारे पास क्या है? लेटरल स्ट्रेन, जिसकी वजह से हम लोग उसमें क्या यूज कर रहे हैं? माइनस यूज कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, ये सारी चीजें हमारे पास रही हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है कहानी वही रहती है, मैं आपसे कह दूं कि एक बॉडी है सॉलिड, उसका एरिया आपको यहाँ पकड़ा दूं, कह दूं यहाँ पे इतनी फोर्स लगाई थी मैंने, बताओ इसका स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया लगा दोगे, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा। एफ बाई एफ क्या कराऊंगा तुम्हें? ए पाई आर स्क्वायर देके तुम्हें रेडियस निकालूंगा, तुम टाइम वेस्ट तो नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन को हटा देते हैं, एक करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। अब वही है, बस क्वेश्चन का एक छोटा सा लेवल बढ़ा देते हैं, है ना। वो बुक तो आपके पास पड़ी हुई है, इतनी सारी रेफरेंस बुक्स, उनसे तो आप कर ही लेंगे, बट जो मैं आपको करा रहा हूँ उन क्वेश्चन पे एक बार फोकस करना और इन दो को ट्राई करना अभी के अभी, और वो तो मैं करा ही दूंगा। अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो समझ जाना तुम्हारा सॉलिड सही चल रहा है, और नहीं करे तो समझ जाना सर सही करा देंगे। ये तो कहानी हो सकती है ना। चलिए पहला कंडीशन देखिए, बहुत प्यारी कंडीशन है। यहां पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और सिलेंड्रिकल बॉडी के इस कॉर्नर पर मैंने फोर्स लगा दिया F2, इस कॉर्नर पर मैंने फोर्स लगा दिया F1। ठीक है, आपको बताना है कि जब मेरे पास बॉडी यहां पर है, यानी कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है बेटा? ये पूरा एरिया है इसका, समझ रहे हो? ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये पूरा एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम रहेगा, यूनिफॉर्म सिलेंडर है। मैं क्या दे रहा हूं आपको? ये कि यूनिफॉर्म सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको कितना दे दिया मैंने? क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मिल गया है A, राइट। अब आपको बताना है, अगर आप इस पे फोर्स डर से लगा रहे हो, इस पे फोर्स से लगा रहे हो, F1 F2 समझ में आ गया, सच दैट
द बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, ठीक है। फाइंड, अब आपको मैंने दो चीजें बता दी हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही बता दिया है और आपको शियर स्ट्रेस ही बता दिया है। तो आपको फाइंड करना है पहला शियर स्ट्रेस और दूसरा शियर स्ट्रेन। एक केस, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, छोटा सा है, मतलब कॉन्सेप्ट आएगा, दिमाग रहेगा ऐसा ही। और दूसरा केस, डायग्राम तो मेरे से अच्छा बनेगा नहीं, ये तो आप लोग भी जानते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं बेस्ट ट्राई कर सकता हूँ, बनना तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर भी सेम यही कहानी है, बस इस बार एक कहानी में उलटफेर क्या आएगा वो समझ लीजिएगा। वो उलटफेर कुछ इस तरीके से है कि इस बार इसी पोर्शन में से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये आपको दे रखा है थीटा एंगल पे इंक्लाइन, ठीक है। और सिमिलरली ये भी आपका क्या है, यहाँ पर थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है ना। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इस क्यूब का ए दे रहा हूँ। इस बार F1 मैंने इस तरफ से लगाया और F2 मैंने इस तरफ से लगाया, सच दैट कि आपका F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, सारी कहानी सेम है। इस बार बॉडी में जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि F2 मैंने ग्रेटर देन दे रखा है, हिंट भी दे दी मैंने, हिंट भी दे दी कि F2 बड़ा है F1 से, तो जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने खींचा इस पे, तो ये आपके पास x डिस्टेंस की दूरी पर कितना टेंशन आएगा, लो टेंशन मिला दिया मैंने, टेंशन भी लेके आ गया। x डिस्टेंस की दूरी पर कितना टेंशन आएगा, एक तो आपको ये फाइंड करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है उसमें शियर, इस बॉडी पे शियर स्ट्रेस, इस वाली बॉडी शियर स्ट्रेस और शियर शियर स्ट्रेन बोल दिया ना, ये आपको निकाला था शियर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सेम यहाँ पर शियर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा। और तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का आएगा कि ये दोनों यानी कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम का होगा और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मैक्सिमम का होगा। एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मैं कराता हूँ। बेटा जिन्होंने ट्राई किया बहुत अच्छा, ट्राई तो सबने किया बट हुआ किसी से नहीं, है ना, कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि आपको सर करा देंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन थोड़ा सा जवाब लगाना था। पहले इधर देखो, मैंने कहा था कि बॉडी है जीरो एक्सेलरेशन। पहली बात तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि F2 माइनस F1 कर लेता हूँ इज इक्वल्स टू ma होना चाहिए। भाई किसी बॉडी में अगर आप इधर से इधर माइनस करोगे, मैं का कोई सा ही फोर्स बड़ा मान सकते हो। देखिए इसने बोल रखा है कि बॉडी है जीरो एक्सेलरेशन, तो आपके पास मैंने मान लिया लेट्स से F2 बड़ा है, मान लिया, आप इसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ma पर a जीरो है, इस बात का मतलब है आपके पास F2 इज इक्वल्स टू F1 रहने वाला, यानी कि जितना फोर्स इधर लग रहा है हमेशा हर पॉइंट पे आपके पास यूनिफॉर्म है। मैं कहा था क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कैसे यूज कर, ये आपको समझ में आ गया, F2 इक्वल्स टू F1 कैसे आ गया। अब इसको कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। अगर ये फोर्स को बड़ी कोई वाला पोर्शन काट दूं, मैं काट दूं, तो काटने के बाद मेरे पास कुछ इतना हिस्सा रह जाएगा इसका, ये थीटा एंगल पे दिया था, इस पे मैं लेट से F डैश इधर लगा रहा हूं। अब ये F डैश F2 के क्योंकि उसी कंपोनेंट में लगा रहा हूं, तो F डैश और F2 तो इक्वल ही रहेगा और ये F1 के भी इक्वल रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सारी फोर्स अभी F2 इक्वल टू F1 था और बॉडी जीरो एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर ये मेरे पास थीटा डिग्री का एंगल दे रखा है, तो मेरे पास अगर ये F1 है तो बेटा यहाँ पर भी थीटा एंगल आ जाएगा, ये दिख रहा होगा अल्टरनेट एंगल, राइट। अगर ये थीटा है और ये थीटा है, तो हमारे पास ये वैल्यू देखनी है कि F डैश की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो F डैश का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा F डैश टाइम्स cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा कहीं, ये आ जाएगा F डैश टाइम्स sin थीटा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसका मैंने आपको दिया था सिलेंडर का, थीटा बिठा देता हूं, थीटा यहां पर समझ रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास ये वाला A है, ये तो दिया था कि हर पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेकिन आपको मैंने बोला था जब शियरिंग स्ट्रेस निकालोगे तो आपको ये वाला एरिया लेना है जिसके जिस पे आपने फोर्स लगाया है। तो आपके पास ये वाला जो F टेंजेंशियल है ये किसके इक्वल है, F cos थीटा के, और ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लग रहा होगा पक्का, क्योंकि आप इसको इस तरफ खींच रहे हो,
ये कहानी तो वही है ना, इसको इस तरफ खींचने वाला फोर्स लॉन्गिट्यूडनल, इसके अलॉन्ग लाइन खींचने वाला टेंजेंशियल, वही बुक वाली कहानी। तो आपके पास F टेंजेंशियल तो ये हो गया F cos थीटा के, और F लॉन्गिट्यूडनल किसके इक्वल होगा आपके पास, F sin थीटा के। नाउ शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, लेकिन शियर स्ट्रेस हमारे पास कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, ये नीचे वाला कंपोनेंट यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास F डैश cos थीटा अपॉन में एरिया। एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया, बच्चे की गलती कर देता है, ये वाला एरिया नहीं आ सकता बेटा। मैंने बोला था जब एरिया लूंगा इसके केस में, जब मैंने बोला था कि डिफॉर्मिटी को इसी का तो एरिया लूंगा, ये वाला एरिया लूंगा ना, तो यही मेरे को ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, और ये वाली वैल्यू के लिए लेट्स से मैं इसको यहां से लेकर यहां तक a नॉट मान लेता हूं, कुछ भी मान लो तुम्हारी मर्जी है। ये वाला पोर्शन मैंने क्या मान लिया, a नॉट मान लिया। तो इन ट्रायंगल OAB मान लेते हैं, तो अगर आप यहां पर देखोगे sin थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस पे, इज इक्वल्स टू a बाय a नॉट। a नॉट की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो a नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाय sin थीटा, तो f cos थीटा बाय a नॉट, तो a नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, a बाय sin थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका जो शियर स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, f डैश ऑफ cos थीटा sin थीटा बाय a। और यहीं पर जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा वो आ जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया, लेकिन फोर्स कौन सा लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल आया तो F sin थीटा अपॉन में एरिया की जगह a नॉट यानी कि a बाय sin थीटा, तो a बाय sin थीटा इनटू sin थीटा, तो ये कितना आ जाएगा f डैश sin स्क्वायर थीटा बाय a। तो ये आपके पास इस केस में दो केस आ जाते हैं, ठीक है। अब यही कहानी इसमें पूछी थी तो लगभग सेम, लेकिन इस बार का केस थोड़ा सा मुश्किल था। थोड़ा सा मुश्किल क्यों था, आइए समझ लेते हैं। क्योंकि इस बार मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि F2 बड़ा है F1 से, और जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो इस बार बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो यानी कि ये वाला जो केस है इतना सिंपल नहीं रहने वाला है, वो वाला केस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और उस केस में हमारे पास कहानी बनेगी, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसे, छाप लेना जिसको छापना हो, छाप लिया होगा वैसे अब तक, तो नहीं छापा होगा बाद में छपा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर बेटा कहानी बिल्कुल वही है कि इसका एरिया ये मैंने आपको दे रखा था, राइट। अब वही जैसे इसमें उठाया था मैंने, इसको उठा लेता हूं और यहां से फोर्स लगा रहा हूं, समझ रहे हो ना कहानी को, ये कहानी है, यही कहानी जाएगी, और इसी के अलॉन्ग ये वाली फोर्स लगेगी मेरे पास कौन सी होगी, टेंजेंशियल वाली, और ये वाली कौन सी होगी, F sin थीटा वाली। अब आप समझ रहे होगे कि वो कंपोनेंट मैंने बट समझ गए ना, बिल्कुल सेम वही चीज है। तो ये वाला मेरे पास क्या है, थीटा एंगल, ये थीटा है, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो थीटा थीटा बन जाएगा, तो ये वाला ऐसे थीटा बनेगा, और इसके इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो मेरा F cos थीटा बनेगा, और ये वाला F sin थीटा। तो समझ गए होगे आप किसकी बात कर रहा हूं, तो ये F cos थीटा और ये F sin थीटा, बट सॉरी इसको आप ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते। रीजन क्या है कि x डिस्टेंस की दूरी पर सिर्फ टेंशन बोला है, तो यानी कि यहाँ पर कोई चीज टेंशन लग रही होगी, तो टेंशन कैसे लगेगी बेटा, तो इस पे जब मैं इस पोर्शन को हटा दूंगा तो टेंशन सिर्फ और सिर्फ इस वाले मास पे लग रही होगी, इस पे थोड़ी लग रही होगी। अब यार जब मैंने ये वाला पोर्शन उड़ा ही दूंगा तो बचेगा कहां पे, बचेगा ही नहीं, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। और वो खेल क्या है, देखो इसकी लेंथ लेट से L मान लेता हूं, लेंथ L मान लेता हूं, तो यहां पर देखिए F2 बड़ा बोला था मैंने, माइनस F1 इज इक्वल्स टू पूरी बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन, चलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू ma, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 माइनस F1 बाय m, चलेगा, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इस पोर्शन को हटा के यहां से फोर्स खींच रहा हूं तो ये टेंशन, वो टेंशन ही तो होगी, और जब टेंशन इस तरफ लग रही है तो मेरे को पता है कि F2 बड़ा है, तो T में से अगर मैं F1 माइनस करता हूं तो भी मेरे पास ma ही आएगा, लेकिन ma पूरा नहीं आएगा, सिर्फ इस वाले मास का आएगा, आधा नहीं, मेरे को पता नहीं ना क्या है, m डैश मान लो। तो ये तो आगे केस पास जब पूरा वाला होगा। दूसरे केस में जब मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पे टेंशन लगा के खींच रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछना है कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना लगेगा, टेंशन मैंने मान लिया था लगा, तो T माइनस F1 इज इक्वल्स टू m डैश a, चलेगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होनी चाहिए। मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ, T माइनस F1 इज इक्वल्स टू m डैश a हो गया है, क्योंकि उतने पार्ट का मास बचेगा ना, वही तो उस पे एक्सेलरेट करेगा, पूरा थोड़ी कर रही है बॉडी एक्सेलरेट, यहां से लगा दो, इतना वाला पोर्शन को लेके आ रहा हूं, राइट। अब ये m डैश का मास कितनी दूरी पर था, x पे। चैप्टर 6 से एक चीज समझाता आ रहा हूं,
कि मास पर यूनिट लेंथ हर बार कांस्टेंट रहेगा, तो जो m/l रहेगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा m'/x के, क्योंकि इतनी दूरी पे लग रहा है वो। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर भाई इसका मास जो बचा वो m' ही रह जाएगा, और पर यूनिट लेंथ इसका x मान लेंगे इस बार। तो मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो इस m को इधर ले आओ तो आपके पास आ जाएगा m'/m, क्या उधर क्या लिखा है, छोटा m लिखा है, तो इसको छोटा m पूरी बॉडी छोटा m मान लो। m'/m इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा x/l। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो t माइनस f1 इज इक्वल्स टू m डैश, a की वैल्यू क्या आई थी f2 माइनस f1/m, f2 माइनस f1/m। अब आपके पास m तो है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, जो दिया था बस एक x दिया था, एक l दिया होगा, m तो दिया ही नहीं था। तो मुझे इस m डैश अपॉन m को यहीं से हटाना पड़ेगा बेटा, और सिर्फ इसके रिप्लेस कर दूंगा मैं x/l से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा t माइनस f डैश इज इक्वल्स टू x/l इंटू f2 माइनस f1। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन आएगा, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, x/l इंटू f2 माइनस f1 प्लस f1। ये तो आ गई मेरे पास टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन आई, समझ में आ गया। अब आते हैं इस वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे आपके पास यही है, t मान लो, t cos थीटा और t sin थीटा, या f मान लो, अब तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कंपोनेंट रिजॉल्व करना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। तो f cos थीटा और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया f sin थीटा। अब ये वाली जो स्ट्रेस होगी, मेरे को क्या बोला था पहले से, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस मेरे पास टेंजेंशियल वाली स्ट्रेस होगी, यानी cos थीटा f cos थीटा अपॉन में एरिया। एरिया क्या हो जाएगा इस बार, वही जैसे पिछली बार निकाला था बेटा, ये a तो आपको क्रॉस सेक्शन दे रखा था, इसको मैं a0 मान लूंगा, इसी पॉइंट पे तो निकाला है मैंने, कंपोनेंट रिजॉल्व किया है, तो इसको मैं a0 मान लूंगा। तो वही sin थीटा, तो a/sin थीटा आ जाएगा बेटा, जैसे यहाँ किया था बिल्कुल पिछले बार। अरे यार इसको लाइन खींच देना यहाँ पे ऐसे, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। ये आपका a क्रॉस सेक्शन एरिया हर किसी का दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, हर बार काटोगे हर जगह सेम आएगा। ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना आपको, तो इसको a0 मान लो, तो a0 अपॉन a इज इक्वल टू sin थीटा, तो a0 इज इक्वल टू a/sin थीटा आ जाएगा ना। तो a/sin थीटा इनटू f cos थीटा sin थीटा, राइट। ये कौन सा निकाल रहा हूं मैं, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू f टेंजेंशियल अपॉन में एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया की जगह a/sin थीटा आ गया है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह। तो आपके पास ये कहानी है। अब एक काम करो, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं, क्योंकि मेरे से तीसरा केस मुझे कब मैक्सिमम होगा, मैं दोनों केस से कब मैक्सिमम होगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करने का मतलब 2f cos थीटा sin थीटा बाय 2a, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा चलेगा। तो यानी कि f टाइम्स sin 2 थीटा बाय 2a, ये मेरे पास किसका आ जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। और जो दूसरा वाला है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल, उसी केस में क्या आ जाएगा f sin थीटा, भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये वाला था ना, तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पास f sin थीटा है, t sin जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू में दे रखी होगी, t हो रखा है, t की जगह वैल्यू डाल देना, निकाल के यहाँ से मतलब कॉन्सेप्ट सिखा। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा t लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल्स टू t sin थीटा अपॉन में एरिया, तो ये लगेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये है इसका, तो a/sin थीटा, तो a into sin थीटा, a की जगह a/sin थीटा। यार ये समझ जाना प्लीज, ये मेरे पास a था, सॉरी ये वाला a था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया a आपको प्रोवाइडेड था, ये परपेंडिकुलर डलेगा, तो यहाँ पर थीटा था, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये मैंने अगर a0 मानी है, तो a/a0 इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो यहाँ से a0 की वैल्यू a/sin थीटा हर जगह ऐसे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, a/sin थीटा, t sin थीटा अपॉन a0 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा t लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा बाय a, यानी कि f sin स्क्वायर थीटा जो भी रखा है, t ले लेना, मैं हर जगह f ले रखा है, तो sin स्क्वायर थीटा। तो भैया इसके केस में तो जो लॉन्गिट्यूड शियर स्ट्रेस था, जब इसके केस में थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा तब मैक्सिमम होगा, और लॉन्गिट्यूडनल केस में जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब मैक्सिमम होगा। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा ठीक ठाक सा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बनेंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें डालिए इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ, यानी कि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हुक्स साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा
कि रस्सी तब तक खींचेगी जब तक वो टूटेगी नहीं। और लोगों ने पता है तुझे ये बात, बस वही है। हाँ बिल्कुल, रस्सी तब तक खींचेगी जब तक ये टूटेगी नहीं, बट बहुत है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इनका जो लॉ था वो कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट the stress is proportional to strain. The stress is proportional to strain. इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर अगर आप काम करेंगे तो आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहने वाला है, स्ट्रेन। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा। भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट आपके पास क्या आता है, E, वेयर E इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। यहां पर E क्या है आपके पास, इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज E? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। व्हाट इज E? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इलास्टिसिटी। क्या बेटा? हाँ, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ये बॉडी के नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। हर एक मटेरियल का अलग अलग ही होगा, लेकिन उसके डायमेंशन वगैरह इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। अरे भाई अगर मैं एक स्टील ले लेता हूं तो स्टील को चाहे इतना सा पार्ट यहां से काट के लूं चाहे इतना बढ़ा लूं तो उसका ई थोड़ी चेंज हो जाएगा, है तो स्टील ही। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। एक स्टील और एक कॉपर दे रहा हूं तो केस चेंज हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन से चेंज नहीं होने वाला है वो, है ना। टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ये चीज बोली कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ है, ठीक है। हुक्स लॉ के बेस पर जो हमारे पास पहला टॉपिक है आज का वो है यंग्स मॉडुलस। क्या है? यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस जो आता है वो आपके पास किसका आता है, लॉन्गिट्यूडनल चीजों के लिए। किसके लिए आता है? लॉन्गिट्यूडनल चीजों के लिए। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ longitudinal stress to that of longitudinal strain। longitudinal stress बेसिकली वही है, देखो जैसे हम वहां पे इलास्टिक मॉडुलस इलास्टिसिटी के लिए E ले रहे थे, अब यहाँ पे जो मॉडुलस है वो कौन सा आ रहा है, यंग मॉडुलस आ रहा है। जो कांस्टेंट है वो क्या है, y, यानी कि y हर मटेरियल क्या रहने वाला है हमारे पास, एक मटेरियल के परफेक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए बेटा मेरी बात ध्यान सुनिए, स्ट्रेस मेरे पास क्या आया था, फोर्स अपॉन में एरिया आया था, और स्ट्रेन क्या आया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा L बाय L आया था। L ऊपर पहुंच जाएगा, डेल्टा L ऊपर आ जाएगा, यानी कि यंग मॉडुलस इसके इक्वल होता है F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, यंग्स मॉडुलस की। अब अगर मैं एक बॉडी को ऐसे मान के चलता हूं और यहां से खींच रहा हूं तो सर्कुलर पॉइंट से, तो एरिया की वैल्यू क्या, ओ सॉरी पता है, सॉरी वो एक गलती कर दो, हो गई गलती, सुधार ली ना। तो F बाय A इंटू L बाय डेल्टा L, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। F बाय किसकी होती है, प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ml -1 t -2 इसकी डायमेंशन हो जाएंगी, बिल्कुल सेम ही रहती है। तो यंग मॉडुलस की जो वैल्यू आती है, अगर एक आप सर्कुलर पॉइंट से उस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इनटू पाई आर स्क्वायर L इंटू डेल्टा L, ये भी हो जाती है, राइट। अब इसको अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने यहां पर पहले एक पेन रखा, नापने वाला वही इसको कर रखा है, इसमें मैंने पहले एक वेट डाला और मैंने मेजर किया कि इसका एक्सटेंशन कितना हुआ, तो चेंज इन लेंथ मिल जाएगा डेल्टा L1। भाई अगर मैंने इसको कोई वेट डाला तो थोड़ी लेंथ खींचेगी ना इसकी, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, डेल्टा L1 मिलेगा। भाई जो नई लेंथ खींची माइनस ओरिजिनल जो थी उससे करो डेल्टा L1 मिल जाएगा। ऐसे मैं वेट डालूंगा तो डेल्टा L2 आएगा, वेट डालूंगा और तो डेल्टा L3 आएगा। तो यानी कि जैसे जैसे मैं वेट डालता जा रहा हूँ लेंथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर डेल्टा L और फोर्स का ग्राफ बनाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। जैसे मैं वेट बढ़ा रहा हूं
तो मेरे पास ये आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख जाएगी, ये थीटा एंगल। अब ये इसको मैं mg लिख सकता हूँ कि वेट डाल रहा हूँ, और f mg के इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए, पता है इतना। तो f इज इक्वल टू mg, तो आप कह सकते हो इसका tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा l बाय mg, राइट। अच्छा, आपको डेल्टा l बाय mg के tan थीटा पता है, आपको यंग मॉडुलस क्या पता है, f इंटू l बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा l। इस f को मैं mg लिख दूं, और ये देखना कि रिवर्स ही तो है बस, mg बाय l। अरे यार l अपॉन mg तो tan थीटा है, तो mg बाय l क्या है 1 बाय tan थीटा। तो y इज इक्वल्स टू, आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ दे रखी हो और थीटा दे रखा हो किसी बॉडी का, तो आप इस तरीके से भी यंग मॉडुलस को निकाला जा सकता है। समझ में आया? यंग मॉडुलस समझ में आ गया क्या हुआ आपको? समझ में आ गया ना भाई? क्या किया मैंने, डेल्टा l अपॉन mg को 1 बाय tan थीटा लिख दिया है। l अपॉन, यार इसको उल्टा करो तो 1 बाय tan थीटा आ जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो? इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा mg हटा दिया, क्या हो गया? mg हट तो रखा है, कहाँ है? कहाँ है? नहीं है, दिख तो नहीं रहा। नहीं है, कुछ है क्या? नहीं। l बाय पाई आर इसका tan थीटा, ठीक है। ये आपके पास यंग मॉडुलस से डिफाइन आती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों से छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। डस्टर कहाँ गए? ये रहे। मैं भी कर लेता हूँ छोटी मोटी बातें, ज़्यादा तो नहीं करूँगा। अगर मेरे से कह देता है, एक छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हेडिंग डाल दीजिएगा आप अपनी कॉपी में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हाँ, ये स्कूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछते हैं 2 नंबर में कि भैया एक्सप्लेन करिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। तो बेटा एक तरफ आप स्ट्रेस लिख देना, एक तरफ आप स्ट्रेन लिख देना, एक तरफ आप स्ट्रेस डाल देना और एक तरफ आप स्ट्रेन डाल देना। बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अगर किसी एक स्टील के मटेरियल को खींच रहे हैं, अगर आप लोग किसी एक स्टील के मटेरियल को खींच रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करेगा, आइए उस चीज को देखते हैं। एक नॉर्मल लेवल तक जब आपने स्ट्रेस बढ़ाया, मतलब स्ट्रेस खींच रहे हैं, तब तक ये लीनियर प्रॉपर्टी शो करेगा। लेट्स से ये O है, O ओरिजिन पॉइंट है, तो एक नॉर्मल वैल्यू तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और यहां तक A पॉइंट तक, O से A तक आपका हुक्स लॉ ओबे होता रहेगा, यानी कि O से A तक बॉडी क्या ओबे करेगी, हुक्स लॉ इज ओबेड। हुक्स लॉ इज वेरी इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शन, ये तो हुक्स लॉ है, अभी तो मिटाया भी नहीं है। ये यहां तक तो ओबे होगा, O से लेकर A तक। फिर आपने हल्का सा और स्ट्रेस बढ़ा दिया तो बॉडी B तक पहुंच जाएगी, लेकिन इस पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। हालांकि बॉडी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक अभी भी इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी, यानी कि अगर आप इसे इतना खींचते हैं बी पॉइंट पर ले जाने के बाद भी, तो आप अभी भी बॉडी से अगर एक्स्ट्रा फोर्स हटाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, तो बॉडी अपनी शेप वापस रिगेन कर लेगी। यानी कि ये वाला जो जोन है इसका बी वाला, सॉरी ये तो यहाँ का आ गया, ये वाला है ए से बी वाला, ये तो इसका हो गया। देखो यहाँ तक तो हुक्स लॉ ओबे हो रहा था ये वाले में, और ये वाला जो जोन है ये बॉडी अभी भी इलास्टिक जोन में है, यानी कि अभी बॉडी की इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुई है। तो बॉडी यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, क्योंकि आपने अगर इसका यहाँ पे फोर्स छोड़ दिया तो बॉडी वापस से अपनी शेप रिगेन कर लेती है। अब आपने क्या किया, माने तो हो नहीं, और फोर्स लगा दिया और बॉडी को सी तक पहुंचा दिया, या हल्का सा बी के आगे हल्का सा आपने फोर्स लगाया और बॉडी को सी पर पहुंचा दिया। हल्का सा ऐसे कर देना, ये यार तुम्हारी किताब बनाया रहता है ऐसे, यही सी पॉइंट। अभी नहीं टूटेगा बेटा, इतनी जल्दी क्यों है तोड़ने की, रुको जरा सबर करो। अब बॉडी अपनी इलास्टिक बिहेवियर खो चुकी है, अब बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर खो चुकी है, और यहां पर बॉडी के पास जब आपने पहुंचाया तो बॉडी को आप अगर आप छोड़ोगे तो बॉडी अब वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर इसके पास एक परमानेंट सेट आ जाएगा। परमानेंट सेट आने की वजह से ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिगेन नहीं कर सकती है।
यानी कि अब बॉडी ने इलास्टिक बिहेवियर करना बंद कर दिया है और बॉडी अब कैसी बिहेवियर शो कर रही है, प्लास्टिक बिहेवियर। अब वो ऐसी ही रहेगी, अब आपके पास बॉडी वापस नहीं जाएगी। जब स्प्रिंग ज्यादा खींच जाती है तो वैसे बिल्कुल ऐसी हो जाती है। तो हाँ वही कहानी है। अभी आपने और खींचा तो आपका हल्का सा स्ट्रेस अब बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देगा और वो पूरी की बॉडी इस जोन में प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी, सी से लेकर डी तक। वैसे तो बी से ही प्लास्टिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है, तो बी सी डी ये पूरा प्लास्टिक बिहेवियर का है। और अब आप इसके भी आगे खींच रहे हो, स्टील कहेगा बस भाई मेरी ये लिमिट है, तो ई का ये यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है इसका। तो यही आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एग्जांपल करिए। तो पहले से ओ जब खींचते हैं एक नॉर्मल लेवल तक तो वो कुछ लेवल तक स्लो ओबे करता है, ओ से लेकर ए तक। बी पॉइंट तक जब आप फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो रहता है, बट यहाँ पे बॉडी इलास्टिक अभी भी रहती है और वापस चली जा सकती है। लेकिन जैसे ही आपने सी पे करा तो बॉडी में एक परमानेंट सेट आ जाता है, जिसकी वजह से ना तो स्लो ओबे करता है ना बॉडी वापस जा पाती है। सी से आगे खींचोगे तो बॉडी पूरी की पूरी प्लास्टिक रीजन में आ चुकी है और प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी, और उससे भी ज़्यादा फोर्स लगाई तो आपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया? इसी की वजह से आपको जो ग्राफ मिलेंगे, जैसे कि ब्रिटल मेटल्स हैं, ब्रिटल कांच वाले जो होते हैं जल्दी टूट जाते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से एक ऐसा ग्राफ है और एक बीच वाला पॉइंट सेम, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है, इन दोनों में से ब्रिटल कौन सा है? फर्क दोनों में है क्या? फर्क दोनों में क्या है? एग्जैक्टली बेटा ये वाला ब्रिटल है। क्यों? देखो ये बॉडी तो वो थी जहां तक बॉडी कैसी थी, इलास्टिक, यानी कि इसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत पास में है, ये कम दे रखा है मैंने, और ये देखो ये ज्यादा दे रखा है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्चर पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। हाँ हाँ थोड़ा देख लो बेटा, फर्क है, दिख गया ना फर्क? देखो ढंग से देखो। तो दोनों में हुक स्लो ओबे होता है, सब कुछ होता है, बट ब्रिटल मेटल का जो प्लास्टिक बिहेवियर है वो काफी कम होता है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर मैं डक्टाइल मेटल का ग्राफ बनाऊंगा तो उसका जो प्लास्टिक जोन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। परमानेंट सेट नहीं होता ना इसमें परमानेंट सेट टूटता ही है, इसमें आता सब जगह ये, बट वो हम लोग निकाल देते हैं। लास्ट जो ग्राफ बनता है तीसरा कैटेगरी से इलास्टोमर बोलते हैं उसे। इस इलास्टोमर क्या है? वही जो आपके रबर वगैरह है। तो बेसिकली उसका ग्राफ कभी सीधा बनता ही नहीं है उसका, तो जहां पे उसका लास्ट पॉइंट होता है प्लास्टिक बिहेवियर से चाहे उसका फ्रैक्चर पॉइंट भी होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, जो इलास्टिक लिमिट पहुंचाई आपने उसके आगे उसका फ्रैक्चर, रबर देखो क्या खींचेगी, अब उससे थोड़ी इसके टूट ही जाती है वो। तो वही कहानी इसके लिए इसका ग्राफ इस तरीके का बनता है। समझ में आया इतनी चीज? तो ये आपसे पूछा जाता है। अब इलास्टोमर बेटा, इलास्टोमर वाले जो ग्राफ बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं। अब आपसे जरा एक क्वेश्चन, आज आपकी नजरों में सब चीज चेंज करते हैं। मैंने 4 बॉल थी, एक बॉल ली लेट्स से मैंने स्टील की, दूसरी ली आइवरी की, आइवरी पता है इससे पूल बॉल वाली होती है, एक आइवरी की ले ली, एक आइवरी वही है, एक स्टील की बॉल ले ली, दूसरी मैंने ले ली रबर की बॉल, और तीसरी मैंने बना ली क्ले की बॉल। ठीक है, समझ में आया? आइवरी क्या होती है? अरे जिससे पूल वाली बॉल, जिससे तू पूल खेलने गया था अभी उस दिन, वो जो पूल वाली बॉल होती है, बेसिकली ये हाथी के जो आगे वाले टस्क होते हैं उनसे जनरली होती है आइवरी का मटेरियल। तो बेटा आपसे अगर पूछा जाएगा तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जमीन पे डालूंगा तो मैं कहेगा सर रबर की बॉल ना सबसे ऊपर उछल के आएगी। परफेक्ट है, आपकी बात मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा बॉडी नीचे बिल्कुल सेम तरीके रखी गई है। आइवरी के नीचे आइवरी की है, स्टील के नीचे स्टील की बॉल है, रबर के नीचे रबर की बॉल है, क्ले के नीचे क्ले की बॉल है। जब कॉलिजन होगा उनका उनके साथ ही, तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट किसकी आएगी? रबर की। घर जाके कर लेना, रबर की उछलेगी भी नहीं ढंग से। रबर के ऊपर अगर रबर मारोगे ना तो आएगी नहीं। स्टील का भी बेटा कम है, आइवरी की सबसे ज्यादा आएगी। हाँ, और देखो बेटा एक्चुअल में क्या है, आपको यहाँ पे इनका यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है। यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा आइवरी का है, y1, फिर y2 इसका है, फिर y3 और y4। तो इसका मतलब हाइट सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाइट आइवरी की सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय स्टील, फॉलोड बाय रबर, फॉलोड बाय क्ले। ठीक है, क्ले तो चिपक जाएगी ना। ठीक है, तो आपके पास सबसे जो पहली बॉडी आती है वो कौन सी आती है? इलास्टिक बॉडी, जो खींच सकती है। ठीक है, दूसरी आती है आपके पास प्लास्टिक बॉडी,
जो इलास्टिक बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी जो आपके पास नॉर्मल पढ़ते हैं हम लोग, प्लास्टिसिटी जो ओबे करेंगी, जो इलास्टिसिटी ओबे करेंगी वो इलास्टिक बॉडी। फिर आती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, आपने हल्का चेंज किया उसका शेप खत्म हो गया। और पैराफिन वैक्स, हल्का छुआ शेप चेंज हो जाता है, वो आपकी वैसलीन से जो होती है उस टाइप की मान लो, है ना। हाँ, पैराफिन वैक्स और भी सॉफ्ट होती है उससे भी। और एक होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। 4 तरह की बॉडी है, इलास्टिक, प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक के लिए वैसे बोलते हैं इनवार का मटेरियल है, इनवार, INVAR, ये मटेरियल कहा जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक है, या फॉस्फर ब्रोंज का। दूसरा किसका बोल देते हैं? फॉस्फोर ब्रोंज वायर। इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। नहीं नहीं है, मैं बात तो सुन लो, है सुन तो लो। दुनिया में कोई बॉडी ना परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ना प्लास्टिक है ना इलास्टिक है। जितनी भी इस दुनिया में बॉडीज हैं इन दोनों एक्सट्रीमिटीज के बीच में लाई करती हैं, यानी कि परफेक्टली प्लास्टिक से लेकर और परफेक्टली इलास्टिक तक के बीच में ही आपकी जो बॉडीज हैं ये सारी लाई करती हैं। समझ में आ रहा है इतनी बातें? अब बस लास्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो लास्ट पूछा जाता है वो ये है कि अगर एक बॉडी को या एक रस्सी को, एक वायर को मैं लटका दूं, लटका दिया बस मैंने रस्सी को, स्टील की रॉड थी, किसी की रॉड थी, तो मैंने आपसे पूछा कि लटके लटके उसमें भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा, रस्सी में भी कुछ ना अपना खुद का वेट होगा ना उसका, तो उसे खुद के वेट की वजह से एलोंगेशन भी तो हो सकता है उसमें। तो वो जो एलोंगेशन है ड्यू टू इट्स ओन वेट, अगर हेडिंग डाल दीजिएगा, एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट, वो कितना होता है? छोटा सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास? एलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्या बोला बेटा मैंने? एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। यंग मॉडुलस समझ में आ गया है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो किसके लिए? लॉन्गिट्यूडनल वायर्स के लिए, वो हमारे पास यंग मॉडुलस है। अब आपसे बोला जा रहा है कि एलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, उसके खुद की वजह से, ड्यू टू ओन वेट ऑफ अ वायर। तो आपके पास लेट्स से ये एक वायर था, राइट, और मैंने कह दिया कि dx डिस्टेंस पर इसका एलोंगेशन हल्का सा हुआ है, dx एलोंगेशन इसका होगा। लेट्स से इस वायर का लेंथ आपको दे रखा था l, लेट्स से x डिस्टेंस की दूरी पर मैं ये कहानी ले रहा हूं जहां से टॉप से, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास? l माइनस एक्स हो जाएगी, l माइनस एक्स हो जाएगी। यहां तो क्लियर है ना? अब आपको पता है यंग मॉडुलस जो मेरे पास आता है वो रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन का। भाई इस बॉडी का जो चीज कांस्टेंट रहेगी चाहे इस पोर्शन के लिए चाहे वो यंग मॉडुलस है, और वो रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस मेरे पास क्या आएगा? फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन मेरे पास आएगा डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल ऐसे लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। और आपसे पूछा गया था एलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये डेल्टा एल कितना आएगा ये पूछा गया था। तो आपके हिसाब से डेल्टा एल तो सिंपल एफ एल बाय ए वाई आ जाएगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं है ये तो आपने सिर्फ इस पोर्शन के लिए बोला है ना। अब ये यहाँ से सिर्फ इतने से की बात नहीं रही होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे डीएक्स के बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स रहे होंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी जब मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं तो इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो उसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि F इज एम जी इज डब्ल्यू। भाई F इज एम जी और ये W के इक्वल होगा। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है बेटा, अगर मैं इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहा हूं तो इस पूरे को तो ले नहीं सकता ना मैं, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस वाई डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है L माइनस एक्स की डिस्टेंस पर। तो मुझे जो वेट लेना पड़ेगा वो भी किसका लेना पड़ेगा? L माइनस एक्स वाले का लेना पड़ेगा। और L माइनस एक्स वाले का जो वेट आएगा वो कितना आएगा? डेल्टा एल। नहीं ऐसे नहीं निकालते बेटा, तेरे को सिखाया था मैंने, याद कर, ऐसे निकाला था। मास पर यूनिट हर बॉडी का कांस्टेंट है। तो अगर मैंने मान के चल लिया इस पूरी बॉडी का जो F बाय एल है, या W बाय एल कह देता हूं, पूरी बॉडी का वेट W मान लेता हूं, बाय एल, ये बराबर होगा W डैश जो इसका है अपॉन में L माइनस एक्स, इसका ही तो होगा भाई। मास पर यूनिट लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहना है, तो अपॉन L माइनस एक्स। तो यहां से W डैश क्या हो जाएगा? W बाय एल इंटू एल माइनस एक्स।
ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये एल अब एल नहीं रहेगा, तो डेल्टा एल जो रहेगा ये आ जाएगा फोर्स यानी कि डब्ल्यू डैश वाला, यानी कि डब्ल्यू बाय एल इंटू ए इंटू एल माइनस एक्स, और ये एल की वैल्यू क्या हो जाएगी dx। इस छोटे से एलिमेंट के लिए ले रहा हूं ना मैं, समझ में आया? देखो यूज यही कर रहा हूं मैं, लेकिन जो एल यूज कर रहा हूं सिर्फ dx एलिमेंट के लिए, डॉट dx, समझ में आया? अब जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले लेता हूं, वैसे w बाय l है, कांस्टेंट ऑलरेडी बाहर आ चुका है, l माइनस एक्स डॉट dx से अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेकर और l तक, तो मेरे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे, छोटे छोटे करके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा l इज इक्वल्स टू w बाय al, l माइनस ये l x लिख दो सीधा, lx माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 0 से लेकर l तक। मैंने एक स्टेप खा गया हूं बीच में, तुम समझ गए हो कौन सा इंटीग्रेशन वाला जो स्टेप करते आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर 0 से लेकर l लेंगे, x की जगह पर क्या डाल दूं, l डाल देता हूं, तो आपके पास एलोंगेशन इन लेंथ कितना आ जाएगा, कुछ मिसिंग है, y मिसिंग है, ठीक है? तो w बाय a l बाय l इंटू l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा, l स्क्वायर बाय 2, एक l से एक l कट जाएगा भाई, 1 माइनस 1 बाय 2 होगा, 1 बाय 2 बचेगा, तो आपके पास एलोंगेशन ड्यू टू ऑल वेट कितना आ जाएगा, w बाय एक l से एक l कट जाएगा, a बाय 2 इंटू l, तो ये आपका एलोंगेशन आता है ड्यू टू इट्स ओन वेट। किसी भी बॉडी का अपने खुद की वजह से जो एलोंगेशन आती है वो सी कितनी आती है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, इसका जो वेट रहा होगा l अपॉन 2ay, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, चैप्टर के साथ साथ स्ट्रेन आपने देख ही लिया है कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।